Hello everyone. So today we are going to start in our accounting series the first chapter for class 12, that is fundamentals of partnership. ये हमारा सबसे पहला चैप्टर है पूरे अकाउंटिंग सीरीज में और ये जो किताब हम कर रहे हैं इस टोटल पार्टनरशिप जो बुक है वॉल्यूम 1 इसका टोटल वेटेज जाता है 36 मार्क्स। तो हमारे पास यहाँ 5 चैप्टर है, पांचों चैप्टर का टोटल वेटेज है 36 मार्क्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये पहला चैप्टर है दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप? हमने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ रखा था कि व्हेन अ सोल प्रोप्राइटर, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटर की, तो जब कोई सोल प्रोप्राइटर एक बिजनेस में आता है जहाँ पे और 2-4 लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप। ये सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप क्यों फॉर्म करते हैं? क्योंकि इन्हें या तो स्किल्स की ज़रूरत होती है या कोई अदर रिसोर्सेज की और या तो फंड्स की, ये तीनों की इन्हें ज़रूरत होती है, तब जाके वो पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 of Indian Partnership Act of Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all। तो ये हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टनरशिप क्या है। ये एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो साथ आते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और एक दूसरे के बिहाफ में काम करने के लिए वो साथ में आते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमें और भी याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है? द पर्सन हु एंटर्ड into partnership, जो भी इंसान पार्टनरशिप में आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्टनर्स। उसे हम क्या कहते हैं? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिवली इनको फर्म कहा जाता है। तो जो भी पर्सन पार्टनरशिप में आता है मेंबर्स को हम पार्टनर्स कहते हैं और कलेक्टिवली इसको हम फर्म कहते हैं। ठीक है। और जो नेम है बिजनेस का उसको फर्म नेम, बिजनेस के नेम को हम लोग डिनोट करते हैं फर्म नेम से, फर्म नेम से डिनोट करते हैं। ठीक है। दूसरा कुछ फीचर्स है जो हमें पढ़ना है। व्हाट आर दी एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एसेंशियल फीचर्स क्या है? पहला, 2 or more persons, मतलब पार्टनरशिप तभी बन पाएगा जब इसमें 2 से ज़्यादा लोग होंगे। मिनिमम 2 और मैक्सिमम हमारे पास 50 होना चाहिए। ये जो पहले था, पहले हमारा पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू 100 था, बाद में से कंपनीज एक्ट रूल 10 के अंडर कंपनीज एक्ट मिसलेनियस
रूल 10 के अंदर इसे चेंज करके कर दिया गया है कि हमारा मैक्सिमम मेंबर्स 50 होगा। ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स है एग्रीमेंट। पार्टनर्स के बीच में हमारा 2 एग्रीमेंट होता है। एक होता है ओरल एग्रीमेंट और दूसरा होता है रिटन एग्रीमेंट। तो रजिस्ट्रेशन जो पार्टनर्स का होता है वो ऑप्शनल होता है, चाहे तो वो ओरल करवा सकते हैं, चाहे तो वो रिटन भी करवा सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन होना है, बट रिटन करने से हमारे पास एक एविडेंस होता है कि हम भाई एक पार्टनरशिप में होल्ड कर रहे हैं। ठीक है। तो दोनों ही वैलिड है, हम दोनों तरीके से बिजनेस को चला सकते हैं, दोनों ही वैलिड है ना। थर्ड फीचर है पार्टनरशिप must carry a lawful business, must carry a lawful business। लॉफुल बिजनेस कहने का मतलब है यहाँ पर कि कोई अगर वन टाइम के लिए अगर बिजनेस कर रहा है, सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों ही फ्रेंड है, इन दोनों को रास्ते में एक मोबाइल फ़ोन मिलता है और इस मोबाइल फ़ोन को बेचकर ये पैसे कमाते हैं। ठीक है, सोल्ड कर देते हैं। इसे इनको वो सेल करते हैं 12,000 में, सपोज 10,000 का फ़ोन सेल करते हैं वो 12,000 में। तो ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में बेचा, ये एक बार का प्रॉफिट बेचा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या कि ये लॉफुल बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस हमारा लॉफुल बिजनेस कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये वन टाइम है। जो चीज़ रेगुलर होगा उसे हम लोग लॉफुल बिजनेस में कैरी ऑन करेंगे। नेक्स्ट फीचर क्या है? शेयरिंग मस्ट बी डन। अब नेक्स्ट फीचर है कि जो भी पार्टनरशिप बिजनेस में आता है उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा खुद के अंदर, भले ही लॉस शेयर करे ना करे। शेयर ऑफ लॉस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, लॉस मैंडेटरी नहीं है, बट प्रॉफिट अगर है तो उसको बांटना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस से एब्सेंट रहे तो उसके बदले में दूसरा पार्टनर काम कर दे। मतलब कि एक पार्टनर कैन बी अ प्रिंसिपल, एक पार्टनर प्रिंसिपल भी हो सकता है और एजेंट भी हो सकता है, एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ये कैसे? कभी क्या होता है कि अगर बिजनेस से पार्टनर्स एब्सेंट हो, ये 2 पार्टनर है, ठीक है, ए बी सी। अगर बिजनेस से सपोज सी जो है वो एब्सेंट रहे तो ए भी क्या है, खुद में ही प्रिंसिपल है, वो खुद में ही प्रिंसिपल है। तो अगर सी एब्सेंट है तो सी का भी काम ये करेंगे, तो ए भी क्या कर रहे हैं, वो सी के बिहाफ में काम कर रहे हैं, तो उसको हम एजेंट भी बोलेंगे। और ये पार्टनरशिप का सबसे खूबसूरत ट्रू टेस्ट होता है कि अगर कोई पार्टनर एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चले तभी कहा जाएगा कि ये एक सही मायने में एक ट्रू पार्टनरशिप बिजनेस है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अब जो भी पार्टनर्स बिजनेस में आते हैं उनको कुछ हक तो मिलेगा, तो वो हक क्या है? पहला हक है उनके पास राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी नया पार्टनर या कोई भी पार्टनर आता है तो उनको पार्टनरशिप का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने का पूरा हक है। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट, राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट। दूसरा राइट है कि मैनेजमेंट के कोई भी डिसीजन में ये पार्ट लेंगे। नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, right to be informed
and consulted about the affairs of the business. पार्टनर्स में कोई भी तरीके के अगर डिसीजन हो रहे हैं तो वो एक दूसरे से कंसल्ट इन्हें करने पड़ेंगे। ये राइट है कि उनको कंसल्ट किया जाए। नेक्स्ट है राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स और लॉसेस इन अग्रीड रेशियो। ये राइट है कि प्रॉफिट या लॉसेस को वो अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। राइट टू नॉट अलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर ये चाहें तो इनका राइट है कि नए पार्टनर को ही ना भी लेकर आए। नेक्स्ट है राइट टू कंडक्ट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। अगर ये कोई मीटिंग या कोई भी चीज़ करवाना चाहें बिजनेस में तो इनके पास राइट है कि ये बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट करवा सकते हैं। सो दीज आर बेसिकली द राइट्स ऑफ द पार्टनर। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्टनरशिप डीड। सबसे इम्पोर्टेंट अब है पार्टनरशिप डीड। अब ये पार्टनरशिप डीड क्या होता है? जो भी हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट होता है, पार्टनरशिप क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट containing details of partnership। पार्टनरशिप का सारा कंडीशंस जहाँ लिखा होता है उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मैंने पहले भी बोला पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है, रिटन भी। ओरल एविडेंस के लिए रखा नहीं जाता, इसीलिए रिटन डॉक्यूमेंट कर लेना ही बेटर होता है। तो यहाँ जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जब पार्टनरशिप डीड का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये एक स्टैम्प पेपर में किया जाता है, ठीक है। और इस पे स्टैम्प कौन देता है? इस पे स्टैम्प, इसको अप्रूवल देता है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का जो रजिस्ट्रार होगा वो अपना स्टैम्प दे के इसको अप्रूव करेगा। ये अंडर स्टैम्प एक्ट कहा गया है। स्टैम्प एक्ट कहा गया है। इसमें क्या लिखा होता है इस डीड में? इस डीड में सारे के सारे पार्टनरशिप डीड्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो लिखा जाता है। अब एलिमेंट्स क्या होता है? अब एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर दोज एलिमेंट्स? सो एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा जाता है उन एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, सब कुछ इसमें मेंशन रहेगा इस डीड में, ठीक है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म का डिटेल्स भी रहेगा। फिर प्रिंसिपल प्लेस, मतलब मेजर लोकेशन क्या है बिजनेस का, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी मेंशन रहना चाहिए। नंबर 4 नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, किस चीज़ का बिजनेस आप कर रहे हो। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस का स्टार्ट का डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट क्या है, कब ये पार्टनरशिप डीड कमेंस किया गया है, स्टार्ट किया गया है, वो भी रहेगा मेंशन। नंबर 6 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अग्रीड रेशियो भी यहाँ पे मेंशन रहेगा कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है तो वो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट देगा। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है तो वो कितना इंटरेस्ट देगा उस कैपिटल के ऊपर, फर्म कितना देगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर फर्म लोन लेता है तो वो इंटरेस्ट कितना देगा। अगर कोई पार्टनर्स सैलरी का डिमांड करता है तो उसे सैलरी कितनी मिलेगी। लास्ट, पार्टनर्स कमीशन। ये एलिमेंट्स है, कुछ एलिमेंट्स है जिसके बारे में इस डिड में मेंशन किया जाएगा, और भी अकॉर्डिंग टू बिजनेस वो कुछ एलिमेंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। बेसिकली यही हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स होता है जो पार्टनरशिप डिड में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डिड। हमें ये पार्टनरशिप डिड क्यों तैयार करना पड़ रहा है, इसका नीड क्या है। बेसिकली हम सब जानते हैं कि अगर रिटन डॉक्यूमेंट रहता है तो वो एज ए एविडेंस हमें काम आता है। पहला, इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। सेकेंड, it avoids the misunderstanding among the partner। किसी भी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग को ये क्रिएट नहीं होने देता। ठीक है। नेक्स्ट, एनी डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर, एनी डिस्प्यूट among the partners may be settled down, easily with the help of partnership deed। पार्टनरशिप डीड के थ्रू हम किसी भी तरीके के डिस्प्यूट को एंड कर सकते हैं। Next, partnership deed is considered as evidence in court। कोर्ट में एविडेंस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डीड के। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइबिलिटीज़। कोई भी पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो कुछ लाइबिलिटीज़ लेकर आता है, या फिर उनके ऊपर कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं जो उन्हें मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो व्हाट आर दोज लाइबिलिटीज़? लाइबिलिटीज़ ऑफ अ पार्टनर। तो पहला लाइबिलिटी क्या है? नंबर 1, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस in competition with the firm, without the consent of any other partners and earn profits from such business, the profit shall be paid to the firm, However, losses are to be borne by him only। अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, देखो कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस शुरू करता है अपने ही फर्म के कंपटीशन में, अपने ही फर्म के कंपटीशन के साथ, सपोज ABC
3 पार्टनर है, ए बी सी, तीनों पार्टनर है। इनका जो बिजनेस है वो ज्वेलरी के ऊपर बिजनेस है, इनका ज्वेलरी बिजनेस है। अगर सेम बिजनेस के ऊपर अगर सी अपना एक पर्सनल बिजनेस खोल लेता है, वो भी ज्वेलरी शॉप ही है, वो भी ज्वेलरी शॉप है, ठीक है, तो ये क्या है, सेम ज्वेलरी शॉप। इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक कॉम्पिटिशन रेडी हो गया, जो किसने क्रिएट किया, सी ने ही क्रिएट किया। तो ये जितने भी प्रॉफिट सी अर्न करेगा, ये सारा का सारा प्रॉफिट फर्म को उसे देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपने बिना बोले एक नया कंपटीशन आपने शुरू किया, इसीलिए ये जो प्रॉफिट कमाएगा सारा प्रॉफिट अपने फर्म को देगा। बट अगर कोई लॉसेस होता है तो वो खुद में वो बियर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लायबिलिटी है इफ अ पार्टनर्स earn profit for himself, अगर वो खुद के लिए प्रॉफिट कमा रहा है फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ फर्म और यूज ऑफ फर्म प्रॉपर्टी और बिजनेस connection, profit earned so shall be paid to the firm। तो इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सिर्फ जो फर्म से रिलेटेड हो, अगर कोई पार्टनर उससे मुनाफा या कोई अर्निंग कमाता है तो वो सारा का सारा अर्निंग फर्म को चला जाएगा। थर्ड,